कहानी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी गीतों भरी कहानी अकेलेपन की कश्ती। सिर दर्द से फटा जा रहा है, चक्कर आ रहा है। नीलू ने अपनी आंखें हथेलियों से ढकते हुए उसे जोर से दबाया। नीलू, कितनी बार कहा है जरूरत से ज्यादा काम मत किया करो, जिंदगी में आराम भी जरूरी है, पर मानती ही नहीं हो। रोहन ने उसके सिर को अपने कंधे पर टिकाते हुए दीवान पर उसे लिटा दिया। भागकर बाम और बादाम के तेल की शीशी ले आया। सिरहाने बैठकर माथे पर बाम लगाया और बालों में अटके पिन निकालकर बगल में रखे और धीरे धीरे बादाम के तेल से मसाज करने लगा। मसाज से नीलू को आराम मिला और उसकी आंखें झपने लगीं। रोहन अपनी गोद से नीलू का सिर हटाते हुए बोला, माँ, जरा बेडरूम से तकिया तो ले आना। मैं बूढ़ी माँ से छोटी लड़की बन गई और तकिया लाकर नीलू के सिर के नीचे लगा दिया और फिर किनारे वाले तख्त पर बैठकर सुपारी कतरने लगी। बहुत सारी कतरी सुपारी इकट्ठी हो गई है, लेकिन ठीक इसी वक्त उसी जगह पर बैठकर देर तक सुपारी कतरना और पान की गिलौरी बनाकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सुपारी कतर रही होती हूँ तो रोहन के पापा जैसे सामने आ जाते हैं और मैं उनके लिए भी रोज एक बीड़ा पान तैयार करती हूँ। उनसे गुफ्तगू करती हूँ। वे नहीं हैं, फिर भी पान के बहाने साथ आ जाते हैं। नीलू को दर्द से राहत मिली, वो नींद की आगोश में चली गई। रोहन ने लेटी हुई नीलू के माथे पर प्यार किया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, नीलू का जरा ध्यान रखना, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर लेना, ठीक है? मैंने दिन ठहर गया जब बुखार से मेरा बदन अलाव जैसा तप रहा था। कपकपी सी छूट रही थी। सुबह उठने में जरा देर हो गई। कमरे से बाहर आते ही देखा बरामदे में अम्मा चटाई पर मुंह सुजाए बैठी हुई हैं। ठंडी चाय का प्याला सामने रखा है। सामने बैठकर जैसे ही पैर छूने के लिए मैंने हाथ बढ़ाए, उन्होंने पैर मोड़ लिए। रहने दो, ये सब दिखावा मत करो, आजकल की बहुओं का यही चलन है। सबके सब उठ जाए, चाय नाश्ता बन जाए, तब सोकर उठती हैं और मसनद पर बैठ जाती हैं। जवानी का इतना नशा चढ़ा है कि नींद ही नहीं खुलती। देखो जरा, पूरे आंगन में धूप पसर आई है। हम थे कि पौ फटने से पहले ही सास ननद उठे, इससे पहले ही आंगन बुहार लेते थे, स्नान ध्यान सब कुछ कर लेते थे, और अब ये देखो आजकल की बहुओं का ये आलम है। 40 साल के सुहागन जिंदगी गुजारे रहे, कोई भीतर से निकलते हमें अपने मर्द से बात करते नहीं देख पाया। हाँ, सास ननद के उठते ही चाय उनके हाथ में थमा देते थे। अब ले जाओ, ये चाय हमें नहीं पीनी है, ये सब दिखावा न करो। आजकल की दुल्हनियां चंपा दिखाते हुए सिर का पल्लू ऊपर कर ढिठाई से दिन दहाड़े अपने मर्द से नैन मटक्का करती रहती हैं। क्या जमाना है। और फिर उस रोज मैंने कहा था, अम्मा, बुखार आ गया है, बदन कांप रहा है, बहुत तेज बुखार है। हाँ, देर से उठने का कोई न कोई तो बहाना चाहिए ना, तो अपने मर्द का प्यार कैसे मिलेगा? हाँ। मैं धीरे से उठकर रसोई की ओर जाने लगी तो देखा सामने रोहन के बापू खड़े थे। उन्होंने मुझे दयालु नजरों से देखा। मैं भी तिरछी निगाहों से देखती हुई और निगाहें नीची करके रसोई की ओर चली गई। आंखों में ठहरी बूंदें वो देख ही नहीं पाए थे। रसोई में जलते चूल्हे के आंच में अपनी पीड़ा, दुख, तकलीफ सब जला देती थी। उसी ज्वाला से संतोष का धुआं निकलता, बस उसी के सहारे कट गई पूरी जिंदगी। उस जमाने में मन का संतोष परिवारों को जोड़ने का काम करता था। खुद से बातें करना, अपनी पीड़ा को मन के भीतरी खोह में दबाकर छुपा कर रखना परफेक्ट वुमेन की निशानी मानी जाती थी। में बज रहे हैं, दिल आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी से गुफ्तगू कर रहा है। नीलू का बुखार जैसे ही उतरा, झटपट तैयार हुई और किटी पार्टी में चली गई।
किटी पार्टी से लौटी सीधे योगा रूम में घुस गई। नीली पीली जगमग रोशनी की फुहार बाहर आ रही थी। झिलमिल रोशनी के साथ तेज संगीत के ओले भी गिरने लगे थे जो कानों को कष्ट दे रहे थे। माँ, अपने लिए आप रोटी बना लीजिए, मुझे जरा देर होगी। वेट लिफ्टिंग करते हुए तेज संगीत के बीच से बहू का ये कटीला वाक्य मेरे लिए था। तुम्हारे और रोहन के लिए भी 2 फुलके बना दूं क्या? नहीं, आपकी बनाई रोटी हमें नहीं जचेगी, आप अपने लिए बना लीजिए। हाँ। चकला बेलन हाथ में लिए मैं विचारों के जंगल में चहलकदमी करने लगी। उन दिनों पूरे घर के लिए मैं खाना न बनाऊं तो लोग खाते नहीं थे। अब मेरा बनाया रास नहीं आता। ये वक्त भी गजब का आईना है। उम्र का एहसास बार बार बुजुर्गों को कराता रहता है कि वक्त बदल गया है, खुद को भी बदल लो। तब दिन भर में लोगों की आवाजों से घर गुंजायमान रहता था। बातों और काम में शाम और रात कब चुपके से आ चमकती पता ही नहीं चलता था। अब घर में तेज संगीत का शोर या फिर सन्नाटे की मायूस सर्द आवाज गूंजती है। जैसे सर्दी के मौसम में मुंह खोलकर उबासी लें तो ठंडी भाप निकलती है। वो भाप सन्नाटा बनकर कण कण में बिखर जाता है। मैं अक्सर ही उस सन्नाटे को ओढ़ लेती हूँ। तवे पर रोटी जलकर काली हो गई है। हाथ में बेलन, आंखों में नदी लिए मैं खिड़की की ओर देखती रही। माँ, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? रोटी जल रही है, आग लगा देंगी आप तो घर में। क्या कर रही हैं? तेज क्रूर आवाज ने कानों को झंझना दिया। पल भर के हेर फेर में एक सुकून दे आवाज भी आई, लेकिन अरे वाह, आज तो माँ के हाथ का खाना मिलेगा। हंसता हुआ रोहन रसोई में घुस गया। वो माँ बोर हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा कि आज मैं तुम लोगों को गरम गरम रोटी खिलाती हूँ। तो मैंने सोचा रोहन, तुम्हें तो माँ के हाथ की रोटी बहुत भाती है ना, तो इसलिए मैंने माँ से कहा ठीक है आप बना लो रोटी। क्यों, है ना माँ? लाइए माँ चिमटा हमें दे दीजिए, आप बैठिए, बाकी मैं बना देती हूँ। नीलू की आवाज में जरूरत से ज्यादा मिठास घुल गई थी, लेकिन मैं तो सिर्फ अपने लिए ही बना रही थी रोटी। अरे आप ही तो कहती हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, आप तो हमेशा दूसरों के लिए जीती है। माँ, अब आप आराम कीजिए, बाकी मैं बनाती हूँ, बैठिए। गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और दिन वाले और भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए।
साल 2 घड़ी की जवानी है, और जीने वाले हो रे भोले भाले, सोना ना खोना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और जीने वाले हो रे भोले भाले, सोना ना खोना ना। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। बिछड़ा जमाना कभी हाथ ना आएगा, दोष न देना मुझे फिर पछताएगा। और जीने वाले हो रे भोले भाले, सोना ना खोना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, अपनी जबान में अचानक शहद घोल लिया। रोहन की दिन भर की थकान दूर हो गई। सास बहू कम, ये माँ बेटी ज्यादा लगने लगती हैं। सोचता हुआ रोहन टीवी के सामने बैठकर चैनल बदलने लगा। रोहन पर्दे के सामने के दृश्य को सच मान रहा है, जबकि पर्दे के पीछे का सच कुछ और होता है। रोहन अपने दफ्तर के कामों में बिजी है और नीलू की अपनी तमाम व्यवस्थाएं, किटी पार्टी, जिम, फ्रेंड्स के साथ पिकनिक वगैरह वगैरह। मैं अपने अकेलेपन से ऊबती हुई एक दिन सोशल मीडिया के अथाह सागर में कूद पड़ी। इससे मेरे अकेलेपन की कश्ती में नएपन की नई नदी हिलोरें लेने लगी। सबसे पहले रोहन की मदद से मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना सीख लिया। फिर तमाम वीडियोस डाउनलोड करके एंजॉय करने लगी। मोहल्ले की उन तमाम औरतों की खोज की जो लगभग मेरी हम उम्र हों, जिनके पास मोबाइल हो और बड़े पैमाने पर वे व्हाट्सएप और फेसबुक करती हों। बहुत खोजबीन के बाद 2-4 औरतें मिल गईं जो सोशल मीडिया के हुनर में निपुण थीं। अब मैं बगीचे में लगे फूल पत्तियों से लेकर पकवान, साड़ियां और घर में आई नई नई वस्तुओं, मेहमानों, शादी समारोहों के और भी तरह तरह के जो वायरल हुई तस्वीरें थीं अपनी सहेलियों को भेजने लगी। बदले में वो भी एक वीडियो के बदले 4 से 5 वीडियोस और 8 से 10 तस्वीरें हमें भेजती। एक सहेली अपने पोते पोतियों के चलने की, दौड़ने की, खाने की, उसके सोने की वीडियोस भेज देती। दूसरी सहेली अपने बेटे बहू के साथ घूमने की, पिकनिक की तस्वीरें भेजती। इन तस्वीरों को देखकर मेरे मन में हुक सी उठती। मेरी बहू तो सिर्फ किटी पार्टियों में ही व्यस्त रहती है। घूमने भी जाती है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। अगर कभी भूल से भी कुछ कह दूं तो वो दुख और औसात का किला बना देती है। मित्रों के सहारे मेरी दुनिया आबाद हो गई और मैं खुशहाल हो गई। मुसीबत तो तब हुई जब वीडियो, तस्वीरों और तमाम ई कचरे से मेरा अदना सा मोबाइल जाम होकर बंद हो गया। रोहन ने उसे मैकेनिक के यहाँ सुधारने को दे दिया। बिना मोबाइल के मेरी सूनी दोपहर काटे न कटे। उधर नीलू दिन भर मोबाइल से चुंबक की तरह चिपकी रहती। उसे देख देख मेरी कचोट और बढ़ती जा रही थी। सुबह उठते ही मोबाइल पर भजनों के अंबार लग जाते।
सभी भगवान की फोटो, हनुमान चालीसा, सब कुछ मोबाइल के स्क्रीन पर मिल जाता था। अब अपनी सहेलियों से गपशप करने के लिए भी मैं तड़प उठी हूँ। वे अपने पोता पोती पुराण सुनाती तो मैं सुनाती थी बहु पुराण। नीलू का किया गया दुर्व्यवहार, उसकी मेरे प्रति निसंगता मैं अपनी सहेलियों से कह सुनाती तो मेरा कलेजा भी जरा ठंडा हो जाता था और दिन खूब व्यस्त हो जाता था। नीलू से कुछ कहना चाहती हूँ तो वो अनसुना करके मेरे कमरे से ऐसे गुजरती है जैसे उसे वॉशरूम जाने की इमरजेंसी हो। नीलू में से मैं नी ही बोल पाती हूँ कि तब तक वो अपने कमरे में घुस जाती है, दरवाजा धड़ाम से बंद कर व्हाट्सएप, फेसबुक की दुनिया में गुम हो जाती है। ऑनलाइन दिखती है तो मैं उसे व्हाट्सएप करती हूँ, पर कभी मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती वो। शायद वो वीडियो चैट पर होती होगी। मैं तो उसके लिए एक महज वस्तु हूँ जो घर के कोने में पड़ी रहे। उस रोज नीलू ने घर पर अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बुला रखा था। खूब शोर मचा रखा था। इनके बात करने की आवाजें छन छन कर बाहर ऐसे आ रही थी जैसे ये झगड़ रही हों। हंसने पर तो जैसे जंगले का रॉड तक झनझना रहा था। खाना पीना सब कुछ पूरे शबाब पर था। मौका भी नीलू ने अच्छा चुना था जब रोहन शहर से बाहर गया हुआ था। शॉर्ट कुर्ता और हाफ प्लाजो पहने एक स्त्री बेसिन में हाथ धोने आई तो मैं तपाक से उसकी ओर लपकी और उसकी ओर मुखातिब हुई, जैसे छोटे बच्चे को उड़ता हुआ गुब्बारा मिल जाए और वो पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। मैं भी इसी तरह उसके पीछे दौड़ी। जरा अपना मोबाइल देंगी? मैं नीलू की माँ हूँ, नीलू की माँ। मैंने अपना परिचय ठसक के साथ दिया। उसने मुझे पहले तो गौर से देखा। हेलो और नमस्ते के बीच का कुछ कहते हुए उसने अपना सिर हिला दिया, जो मुझे सुनाई नहीं दिया। इतना जरूर समझ पाई मैं कि उसने मुझे आदर से कुछ तो कहा है। उसने अपना मोबाइल मेरी ओर बढ़ाया ही था कि तभी नीलू सामने आकर प्रकट हो गई। माँ, ये क्या है? घर में और मोबाइल नहीं है क्या जो आप मेहमानों से मांग रही हैं? इट्स ओके यार, इट्स ओके, उसकी सहेली बोली। नीलू ने उस औरत का मोबाइल उसे वापस करते हुए अपना मोबाइल फोन मुझे दे दिया। इतना भी क्या अर्जेंट था भला? नीलू बोली। मैंने अपनी सहेली रमा को फोन लगाया। ये वही रमा है जो एक तस्वीर के बदले 10 तस्वीरें, एक वीडियो के बदले अनगिनत वीडियो और जोक्स भेजती है। कुछ सेकंड ही बात हुई कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने कॉल बैक किया। उधर से आवाज आई, हेलो डार्लिंग, हाय, हाउ आर यू? ओह, आज अब फुर्सत मिली है। अचानक फोन में ये मर्दाना आवाज किसकी? वो भी बंदा मुझे डार्लिंग की उपमा से नवाज रहा है। सिर्फ इतना था कि अनजाने में उसके पुरुष मित्र को फोन लग गया था। सोचते हुए मैं कमरे के भीतर चली गई और योजना बनाने लगी कि वृद्धाश्रम जाने का मैं अभिनय करूंगी। रोहन तो मना ही लेगा और मैं रुक जाऊंगी। अपने बेटे बहू को छोड़कर वृद्धाश्रम जाने का मन भला किसका होगा? अब बहू को ये एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि मैं उसके शब्दों के प्रहार से पीड़ित हूँ, दुखी हूँ मैं। दरअसल किसी भी रिश्ते में प्रेम की डोरी मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैंने नाहक बहू का फोन मांगा। मैं भी, भला मुझे क्या जरूरत थी? क्या एक दिन बगैर मोबाइल के मैं नहीं जी सकती थी? ये क्या हो गया है मुझे? कौन सा मुझे किला फतह करना था? मैं खुद से लड़ रही थी, खुद को ही कोस रही थी, जो अमूमन बड़ा मुश्किल होता है। रोहन को अगर ये बात बताऊं तो बेचारा कितना दुखी होगा। ऐसे ही इतना बिजी रहता है, चंद घंटों के लिए वो घर आता है। अपनी बीवी के दोस्त के बारे में जानकर उसे कितना धक्का लगेगा। रही जंग के दौरान मैं मन ही मन अयोध्या जाने का प्लान बनाने लगी। वहां जाकर हफ्ते 10 दिन भजन कीर्तन करूंगी। सोशल नेटवर्किंग की नकली दुनिया से भी थोड़े दिन दूर रहूंगी तो मन चंगा हो जाएगा। सोचते हुए पंचांग में लिखी तिथियां नजर गड़ा गई हैं। अब कोई नया कर्मकांड करने का इरादा है क्या? एकादशी कब है यही देख रही थी।
ओ, मतलब फिर दुनिया भर की भीड़ इकट्ठी करेंगी, कथा, शंखनाद ये सब करवाएंगी, पूजा पाठ। सत्यनारायण भगवान इस कर्मकांड से खुश नहीं होते हैं कभी माँ। हाँ, जानती हूँ जिस स्त्री के सिर पर किटी पार्टी का असुर दिन रात नाच रहा हो, उसे पूजा पाठ तो क्या, कोई भी नेक काम कर्मकांड ही लगेगा। सुनते ही बहू के सांवले रंग पर ललाई ऐसी गहराई कि वो सांवली से बिल्कुल काली हो गई। उसने मुझे यूं देखा जैसे उसकी आंखों के चिंगारियां मुझे भस्म कर देंगी। मैं भस्म तो नहीं हुई, लेकिन उसके गुस्से के शोरों से उठे धुएं से मेरी आंखें देखना मेरे लिए मुश्किल होने लगा था। अपनी धोती के पल्लू से आंखें पोंछी और अदरक वाली कड़क चाय बनाने की गरज से उठी ही थी कि सामने बहू ने कागज का एक पुलिंदा रख दिया। उन कागजों को देखते ही दिल की धड़कन द्रुत गति से चलने लगी। वैसे भी इस उम्र में हृदय गति को सामान्य रखना मुश्किल ही होता है। टाइप किया हुआ कागज जिसमें नाम, पता, उम्र, तारीख सब कुछ पढ़ रही हूँ। पढ़ते पढ़ते हाथों की झुर्रियां और ज्यादा नजर आने लगी। घुटने शक्तिहीन होने लगे। लगा कि अब पैर शरीर का बोझ उठाने में असमर्थ हो गए हैं। मुझे कपकपी सी छूटने लगी थी। वो कागज लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हाथ ऊपर न उठते हुए उल्टी दिशा की ओर जा रहे हैं, जैसे हाथ एक ही जगह पर जम गए हों। यूं कि ऊपर उठा रही हूँ, हाथ अटक गया हो जैसे। मन हिरण के बच्चे सा कातर हो गया था कि काश जादू का कोई ऐसा कारनामा होता जो बिना जादू की जानकारी के ही सफल हो जाता और ये कागज किसी वस्तु में परिवर्तित हो जाता। मैं भी उसी जादू के हो जाने का इंतजार कर रही हूँ, पर ऐसा होना मुमकिन नहीं, क्योंकि वो कागज बहू ने सामने रख दिया है और मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। पता है इसमें क्या लिखा होगा। पढ़ते ही मैं नहीं रह जाती हूँ, मैं कोई और हो जाती हूँ। इस घर की सदस्य नहीं, रोहन की माँ नहीं, नीलू की सास नहीं, नीलू की सास नहीं, रोहन की माँ नहीं। मैं इस घर की मैं एक ऐसी अनाथ स्त्री में तब्दील हो गई हूँ जिसकी कोई वृद्धा स्त्री रूम पार्टनर है। वो बूढ़ी है, अकेली है, मैं भी अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। उस स्त्री को ढेर सारे स्त्री पुरुषों के बड़े समूह के साथ खाना मिलता है। एक जैसा खाना, एक जैसी थाली, एक जैसी कटोरी। नाश्ते और खाने के लिए घंटी बजती है। उस घंटी के बाद निर्धारित समय तक ही नाश्ता और खाना मिलेगा, बस। उसके बाद नहीं। मतलब पेट को घंटी की आवाज के साथ बांध देना है। घंटी के साथ बांधना है। जब टन का स्वर गूंजे तो भूख लग जाए, वरना अगली घंटी बजने तक फिर भूखे ही रहना होगा। मैं आंखों में अपने ही बचपन को देख रही हूँ, जब शरारत करने पर सजा दी जाती थी। सजा, और आंखों में सावन होता था, पर इतनी बड़ी सजा। मेरी जरा सी चूक पर इतनी बड़ी सजा। तब मेरे बचपन में बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने की धमकी नहीं दी जाती थी, पर ये सजा तो बोर्डिंग स्कूल से भी बढ़कर है। मेरी सजा है वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम जाऊंगी मैं। जाऊंगी नहीं, भेजा जाएगा। मुझसे कोई पूछेगा नहीं, भेजा जाएगा। ये कागज है, अब मेरी जिंदगी कागज के हिसाब से चलेगी। रोहन, मेरे बच्चे, लेकिन सवाल ये है कि मैं क्यों जाऊं? सवाल ये है कि मैं क्यों जाऊं? बहू क्यों नहीं जाए?
अनाथालय क्यों नहीं जाए वो? अगर भरा पूरा घर होते हुए भी मैं वृद्धाश्रम जा सकती हूँ तो बहू अनाथालय क्यों नहीं जा सकती? क्यों? रोहन मेरा बेटा है, मेरा बेटा है रोहन। 9 महीने मैंने कोख में पाला है, इसको पालने के लिए कष्ट सहे हैं मैंने। मेरा बेटा है। क्या बहू के आने से माँ की अस्मिता समाप्त हो जाती है? माँ बेटे के बीच ये बंटवारा भला क्यों होगा? नहीं होने दूंगी ये बंटवारा, हरगिज नहीं, नहीं, नहीं। आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी गीतों भरी कहानी अकेलेपन की कश्ती। वाचन स्वर भी ममता सिंह का ही था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।